कि अब जो है आपका एग्जाम में मात्र 4 से 5 दिन बचे हुए हैं और इस दौरान जो है हमने आपको सभी सब्जेक्ट का रिवीजन के तौर पे दोस्तों ये संपूर्ण आज जो है राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी आप जिसको बोलते हैं इसका दोस्तों महामैराथन लेके आए हैं। ये दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और दोस्तों जो व्यक्ति भी नहीं भी पढ़े हैं उसके लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है सीरियल तरीके से जो है आपका पूरा पॉलिटी को समाप्त किया जाएगा और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पर दे दिया जाएगा। जो भी नहीं जुड़े हैं जाके जुड़ जाइएगा और दोस्तों जिसका भी एग्जाम है वो जरूर देख कर जाइएगा। अगर पॉलिटी में दोस्तों 10 नंबर का सवाल पूछेगा तो आपको बता दें कि 8 नंबर सवाल जरूर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे एकदम पूरा सीरियली से लिया गया है, आपको ध्यान देनी है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो यहाँ पर बात आती है दोस्तों किसका, कैबिनेट मिशन का। किसका दोस्तों, कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन का याद रखिएगा गठन की बात करिएगा तो ये कब हुआ था, तो मार्च 1946 में। कब दोस्तों, 24 मार्च 1946 को इसका गठन हुआ था। इसके दोस्तों 3 सदस्य आए थे। 3 सदस्य याद करने का ट्रिक है काल। क्या याद करने का ट्रिक है, काल। के से हो जाएगा दोस्तों स्टेफर्ड क्रिप्स। क्या बोलिएगा, के से हो जाएगा स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, स्टेफर्ड क्रिप्स हो जाएगा। और ए से हो जाएगा दोस्तों अलेक्जेंडर। क्या दोस्तों, एवी अलेक्जेंडर। और एल से हो जाएगा याद रखिएगा पैथिक लॉरेंस। क्या दोस्तों, पैथिक लॉरेंस इसका जो है याद रखिएगा, याद हो जाएगा इस तरह से आपको। तो यहाँ पर से पूछ रहा है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है तो ये हो जाएगा जॉर्ज सस्टम। नहीं है तो यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये जो स्टफर्ड क्रिप्स था ये दोस्तों याद रखिएगा वाणिज्य विभाग से थे। और दोस्तों यहाँ पर से आपको लॉरेंस दिख रहा होगा यानी एबी अलेक्जेंडर, ये दोस्तों याद रखिएगा नौसेना विभाग से थे। किससे दोस्तों, नौसेना विभाग से था। और पेंथिक लॉरेंस याद रखिएगा भारतीय सचिव था। क्या दोस्तों, सचिव के पद पर था। तो सचिव के पद सबसे बड़ा हो जाता है इन तीनों पद में, इसीलिए दोस्तों पूछेगा कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो पैथिक लॉरेंस को बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, संविधान सभा का गठन कब किया गया था। संविधान सभा का गठन पूछेगा तो ये हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। क्या दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किसने किया था, तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन ने। किसने दोस्तों, कैबिनेट मिशन ने जो है याद रखिएगा इनका गठन किया गया था। और संविधान सभा की अगर पहली बैठक पूछेगा तो ये भी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का पहली बैठक होता है, इसमें ध्यान से समझिएगा। इसमें दोस्तों याद रखिएगा अस्थायी तरीके से, क्या दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का किसको बनाया जाता है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा। क्या दोस्तों, सचिदानंद सिन्हा हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं दोस्तों 2 दिन बाद 11 दिसंबर को जब दूसरी बैठक होता है उसमें याद रखिएगा दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष यानी कि अस्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्या दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये चीज एकदम ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी, पहली बैठक जो है याद रखिएगा नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को। क्या याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया, किसका मिलान गलत है। यानी कि इसमें जो है आपको मिलान करना है। संचालन समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति का प्रधान सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघीय संविधान समिति नेहरू जी थे। मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी थे। इतना मैं आपको बताना है कि गलत किसका है। तो याद रखिएगा जो संघ शक्ति समिति दिया गया है सरदार पटेल, ये आपका गलत हो जाएगा। संघ शक्ति समिति का कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। क्या दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा ये क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार के अध्यक्ष कौन दोस्तों, मौलिक अधिकार का उप समिति अगर पूछेगा समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का प्रारूपण के सदस्य नहीं थे। यानी कि संविधान सभा के प्रारूप समिति अगर पूछेगा संविधान सभा में कुल कितने समिति थे, तो याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों 13 जो है छोटी समिति थी और याद रखिएगा 8 जो है बड़ी समिति था। उसी 8 बड़ी समिति में याद रखिएगा एक था कौन दोस्तों, प्रारूप समिति। क्या दोस्तों, प्रारूप समिति। थोड़ा सा यहाँ पर प्रारूप समिति के बारे में जानिए, यहाँ से जो है ज्यादातर क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछा है। तो यहाँ पर बात आता है प्रारूप समिति, क्या बोलिएगा, प्रारूप समिति की बात आती है। प्रारूप समिति का याद रखिएगा गठन की बात करेगा। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को। क्या बोलिएगा, 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो याद रखिएगा 7 सदस्य होते हैं। और प्रारूप समिति को ही हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी, कभी कभी एग्जाम में इंग्लिश में दिया जाता है। और याद रखिएगा इसी को हम लोग बोलते हैं मसौदा समिति। क्या बोलते हैं, मसौदा समिति बोलते हैं। तो इतना चीज याद रखिएगा। और इसमें दोस्तों कितना सदस्य थे, 7 सदस्य थे।
तो इसमें सदस्य आपको बार-बार पूछा जाता है, इसको एकदम आपको याद रखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले था दोस्तों आपका भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी जो थे ये याद रखिएगा दोस्तों प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे, ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। उसके बाद दूसरा याद रखिएगा दोस्तों कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ठीक है? यानी कि कन्हैया के.एम. लिखता है, के.एम. मुंशी याद रखिएगा, इनको जो बोला जाता है ये एक सदस्य था। उसके बाद तीसरा याद रखिएगा दोस्तों अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, क्या बोलिएगा दोस्तों? कृष्ण कृष्ण स्वामी अयंगर, ठीक है? कृष्ण स्वामी अय्यर, ये चीज ध्यान दीजिएगा। कृष्ण स्वामी अय्यर ये हो जाता है, कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों चौथा याद रखिएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? गोपाल स्वामी अयंगर, क्या बोलिएगा? गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है? ये चीज ध्यान दीजिएगा, गोपाल स्वामी अयंगर हो जाएगा। उसके बाद पांचवा की बात करेगा दोस्तों तो एक हो जाएंगे मोहम्मद सादुतुल्लाह, क्या दोस्तों? मोहम्मद सैदुतुल्लाह, ठीक है? ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद सैदुतुल्लाह हो जाएँगे। उसके बाद दोस्तों छठा जो बात करिएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों एन माधव राव। क्या दोस्तों? एन माधव राव हो जाएगा। और दोस्तों आपका सातवां हो जाएगा वीटी कृष्णामाचारी। क्या दोस्तों? वीटी कृष्णामाचारी, वीटी कृष्णामाचारी। याद रखिएगा दोस्तों वीटी कृष्णामाचारी जो है याद रखिएगा डीपी खेतान के जगह पे आया था, और एन माधव राव जो दोस्तों याद रखिएगा बीपी मित्तल के जगह पर आया था। तो यही दोस्तों आपका था प्रारूप समिति, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पर कृष्ण स्वामी अयंगर थे, डीपी खेतान था दोस्तों, गोपाल स्वामी अयंगर था, राजेंद्र प्रसाद नहीं था। राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा दोस्तों तदर्व समिति के अध्यक्ष थे। क्या दोस्तों? तदर्व समिति अगर पूछेगा, तदर्व समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है? यानी कि स्वतंत्र भारत जो हुआ दोस्तों उसमें जो मंत्रिमंडल बनाया गया इसमें कौन सा कथन गलत है? श्रम विभाग जगजीवन राम को मिला था, बिल्कुल ठीक है। रक्षा, यहाँ पर रक्षा होगा दोस्तों, रक्षा विभाग बलदेव सिंह को मिला था, बिल्कुल ठीक है। रेलवे दोस्तों जॉन मथाई को मिला था, बिल्कुल ठीक है। विधि दोस्तों जोगेंद्र नाथ मंडल को मिला था, नहीं। विधि की बात करिएगा तो ये दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला था। किसको दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो यही आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगली प्रश्न को देखिए। थोड़ा-सा दोस्तों यहाँ पर जो है छोटा-छोटा क्वेश्चन है, इसीलिए हम उसको उतना आपको डिटेल से नहीं कर रहे हैं डिस्कशन, लेकिन आगे जो है आपका पूरी अच्छे तरीके से डिस्कशन होगा। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? ये तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन हो जाता है। इसमें याद रखिएगा दोस्तों 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, ठीक है? 11 महीना और 18 दिन लगा था, तो ये आपको ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, और आरपीएफ एसआई में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया। ईज़ी क्वेश्चन है, लेकिन बार-बार गलती कर देते हैं लड़के, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? देखिए भाग की बात करेगा, आत्मा कहा जाता है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा क्या? प्रस्तावना। यहाँ पर बात आता है प्रस्तावना से, तो आज दोस्तों हमने आपको बताने का प्रयास किया, सभी टॉपिक को टच किए हैं, जिसके कि एक की क्वेश्चन आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो प्रस्तावना, प्रस्तावना का प्रस्ताव सबसे पहले किसने पारित किया था? तो याद रखेगा 13 दिसंबर 1946 को याद रखेगा पारित किया था। किसके द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था? ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है? और दोस्तों ये प्रस्तावना पारित कब हो जाता है? याद रखेगा ये 22 जनवरी 1947 को। कब दोस्तों? 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुआ जाता है। इसमें याद रखिएगा दोस्तों, आपको बात करिएगा तो यहाँ इसमें जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, 2 प्रकार की समानता की बात कर गई, और 3 प्रकार की दोस्तों न्याय की बात की गई। तो ये याद रखिएगा 3 प्रकार का न्याय हो जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में जो है कितने प्रकार के न्याय हैं? तो 3 प्रकार के। ये कौन-कौन हो जाते हैं दोस्तों? कई बार एग्जाम में इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों राजनीतिक, राजनीतिक हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हो जाएगा आपका आर्थिक, क्या बोलिएगा? आर्थिक हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा सामाजिक, क्या बोलिएगा दोस्तों? सामाजिक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रता पूछेगा, धर्म, विश्वास, व्यक्ति और उपासना, ठीक है? और दोस्तों 2 प्रकार की अगर समानता की बात करेगा तो इसमें हो जाएगा आपका प्रतिष्ठा और अवसर, क्या बोलिएगा? प्रतिष्ठा और वीएस अवसर हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों बोला गया कि प्रस्तावना में संशोधन होगा, तो याद रखेगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में बोला कि हाँ प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। और दोस्तों एक संशोधन हुआ है, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें दोस्तों याद रखिएगा 3 शब्द जोड़े गए। एक आपका हो जाएगा क्या? समाजवाद हो जाएगा, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष बोल सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष, और दोस्तों याद रखिएगा अखंडता। तो इतना चीज आपको प्रस्तावना से याद रखनी है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। इसमें दिया गया है कि किसका मिलान गलत है, तो आपको गलत चुनना है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, तो ये बिल्कुल ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता करना है कि किस राज्य से क्या चीज लिए गए। इसमें जो है आरपीएफ एसआई कई बार इस तरह के क्वेश्चन दिखाए गए हैं। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आयरलैंड से लिया गया है, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यहाँ पर दिया गया केंद्र एवं राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन है ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, बल्कि कहाँ से लिया गया है दोस्तों? कनाडा से लिया गया है।
तो यही आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, अमेरिका से और कौन क क्या क्या चीज़ लिया गया है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे अमेरिका की बात करिएगा तो यहाँ से दोस्तों राष्ट्रपति का पद हो जाएगा, आपका उपराष्ट्रपति का पद हो जाएगा। दोनों कहाँ से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका से। ये मौलिक अधिकार आपका कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन से दोस्तों कई सा जैसे संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व और दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत करेगा, वो भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों प्रस्तावनाओं की भाषा ली गई है और दोस्तों याद रखिएगा संयुक्त अधिवेशन लिया गया है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो आपको पता है कि दोस्तों मूल संविधान की बात करेगा तो मूल संविधान में 8 अनुसूची था, लेकिन जो अभी वर्तमान में कितना हो गया है? 4 बढ़कर 12 हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम अनुसूची की बात करेगा तो इसमें दोस्तों क्या बोला गया? भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, संघ एवं राज्य क्षेत्र। 2 में दोस्तों क्या बताया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों वेतन के बारे में, यानी कि याद रखिएगा जो मतलब कि जितने भी मंत्री होंगे उसका वेतन के बारे में चर्चा किया गया। 3 में बारे में दोस्तों अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा की गई है। अनुच्छेद अनुसूची 4 में क्या बोला गया दोस्तों? सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कैसे होगा उसके बारे में। 5 में क्या बोला गया दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों पूर्वोत्तर मतलब 5 में बोला गया कि दोस्तों एससी एसटी का प्रावधान, क्या दोस्तों एससी और एसटी का प्रावधान देगा, यानी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उपबंध में बारे में। 6 में क्या बोला गया दोस्तों? पूर्वोत्तर राज्य के बारे में, जैसे आपका हो गया असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और 7वां में दोस्तों क्या बोला गया? सूची। याद रखिएगा दोस्तों 3 प्रकार का सूची के बारे में बताया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों याद रखिएगा 8वां जो आपको बोला गया, इसमें दोस्तों भाषा का जिक्र किया गया। और याद रखिएगा मूल संविधान में 14 भाषा था, लेकिन याद रखिएगा 15वां भाषा जो याद रखिएगा सिंधी को जोड़ा गया दोस्तों। और सिंधी को जो जोड़ा गया याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन द्वारा। और दोस्तों याद रखिएगा 9वीं अनुसूची जो जोड़ा गया दोस्तों, 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा याद रखिएगा भूमि विस्तार के बारे में जोड़ा गया। क्या दोस्तों? भूमि विस्तार। 10वां में याद रखिएगा दोस्तों क्या है? दल बदल। दल बदल दोस्तों याद रखिएगा ये जो है किसमें जोड़ा गया? याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन द्वारा। और 11 में याद रखिएगा क्या है दोस्तों? याद रखिएगा पंचायती राज। क्या दोस्तों? पंचायती राज, जो कि याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। और 12 में आपका क्या हो जाता है? नगर निगम। क्या दोस्तों? नगर निगम हो जाता है या नगर पालिका, जो कि याद रखिएगा 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। तो अभी जो है बढ़कर कितना अनुसूची हो गए? 12 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न को देखिए, क्या बोला गया? किसका मिलान गलत है? अभी तुरंत हमने जो बताया पदाधिकारियों का वेतन, वेतन कितना में? द्वितीय अनुसूची में, बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा का प्रतिनिधि 5वीं अनुसूची में, नहीं। अभी तुरंत हमने बताया ये कितना हो जाएगा? चौथी अनुसूची में। यही आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद देखिए केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची, बिल्कुल ठीक है। शक्ति बोले या सूची बोले सभी सुमेलित है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गलत था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कुल कितने विषय थे? देखिए दोस्तों बात करेगा संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कुल कितना विषय था, तो याद रखिएगा 97 विषय था। अभी वर्तमान में कितना हो गया है? 100 विषय हो गया है। उसके बाद याद रखिएगा राज सूची, राज सूची में पहले दोस्तों कितना विषय था, तो याद रखिएगा पहले दोस्तों 66 विषय था। क्या दोस्तों? 66 विषय था, जो कि अभी वर्तमान में घटकर कितना हो गया? 61 विषय। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा आता है संवर्ती सूची, संवर्ती सूची की बात करेगा तो पहले इसमें 47 विषय था और इसका 5 विषय जो घटा है इसमें जुट गया है, तो याद रखिएगा अभी जो कितना विषय है? 52 विषय है। तो ये तीनों चीज ध्यान दीजिएगा। अभी पूछ रहा है कितना विषय है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इसमें जो है आपको मिलाना, अभी तुरंत हमने बताया 9वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? याद रखिएगा प्रथम संविधान संशोधन द्वारा भूमि विस्तार, तो 1 का हो जाएगा 2। 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन द्वारा, तो ये 3 हो जाएगा। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को जोड़ा गया, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4, यानी 2 1 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न को देखिए क्या बोला गया, किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? रियासती मंत्रालय जो बनाया गया दोस्तों सरदार पटेल के बारे में, तो याद रखिएगा रियासती मंत्रालय में मतलब कि जो भी भारत से देश अलग हो गया था रियासत, उसको दोस्तों भारत में शामिल करना इस तरह से कर लिया था। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों 3 जो है रियासत जो करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ था। एक दोस्तों कौन था? हैदराबाद था। कौन दोस्तों? हैदराबाद कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। और उसके बाद एक याद रखिएगा दोस्तों कौन था आपका? जूनागढ़ था। कौन दोस्तों? जूनागढ़ था। और एक आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या दोस्तों? जम्मू कश्मीर। तो हैदराबाद याद रखिएगा दोस्तों इसको जो मिलाया गया पुलिस कार्रवाई के द्वारा, क्या दोस्तों? पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसको जो है अब भारत में मिलाया गया। और जूनागढ़ को याद रखिएगा दोस्तों किस पे मिलाया गया, तो याद रखिएगा जनमत संग्रह करके। क्या दोस्तों? इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जनमत संग्रह करके। और जम्मू कश्मीर को मिलाया गया, याद रखिएगा दोस्तों इसको जो मिलाया गया दोस्तों ये विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर किए थे उसके द्वारा मिलाया गया। तो ये चीज एकदम तीनों को याद रखनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोला गया, भारत एक है, भारत भारत क्या है दोस्तों, तो राज्यों का संघ है। भाग एक को जब दोस्तों आप पढ़िएगा तो उसमें बोला गया है कि भारत दोस्तों राज्यों का संघ है, यानी कि भारत जो है याद रखिएगा सभी राज्य से मिलकर बना हुआ, क्या दोस्तों, सभी राज्य से मिलकर बना हुआ है। और दोस्तों भारत से कोई भी राज्य जो ये नहीं चाहेगा कि हम जो है बिहार है, पटना अथी बिहार है, दिल्ली है, हरियाणा, हम आपसे भारत से अलग होगा, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। यही बोला गया कि भारत क्या है, ये बोला गया राज्यों का संघ है, यानी कि इंडिया दैट इज कंट्री, राज्यों का संघ मतलब हो जाता है भारत, मतलब क्या होता है, सभी राज्य मिलकर भारत कहलाते हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों में एक संघ होगा, तो यह अनुच्छेद एक बोलता है, क्या दोस्तों, अनुच्छेद एक में कहा गया है कि भारत के जितने भी मतलब बोल सकते हैं भाग, जब दोस्तों एक को पढ़िएगा तो भाग एक में बोला गया है कि भारत एवं दोस्तों उसके मतलब भारत जो है, भारत एवं उसके राज्य संघ, यानी कि भारत एवं राज्य संघ अनुच्छेद एक से लेकर चार तक वर्णन किए गए। तो वही दोस्तों अनुच्छेद एक में बोला गया कि अनुच्छेद एक में बोला गया कि अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यानी भारत जो है अर्थात इंडिया शब्द लिया गया इंग्लिश में, राज्यों का संघ है, तो ये कितना में बोला गया, अनुच्छेद एक में बोला गया। ये दोस्तों अनुच्छेद दो में बोला गया, अगर मान के चलिए कोई भी अगर बाहरी देश को काट कर अपना भारत में मिलाते हैं, उसका दोस्तों चर्चा कितना में बोला गया, अनुच्छेद दो में। अगर मान के चलिए आपका पाकिस्तान का कोई भी भाग यानी कोच्चिन है, उसको जो दोस्तों याद रखेगा हम लोग युद्ध करके उसको भारत में मिलाना चाहेंगे, तो वो अनुच्छेद दो के माध्यम से मिलाना चाहेंगे। अनुच्छेद दोस्तों यहाँ पर आता है तीन, अनुच्छेद तीन क्या बोलता है, जिस तरह याद रखिएगा भारत के राज्यों का नाम परिवर्तन हो जाता है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन, उसका क्षेत्र में कमी, ये सब अनुच्छेद तीन के द्वारा। कहने का मतलब हुआ कि दोस्तों पहले जो है याद रखिएगा, जैसे उड़ीसा का नाम था उड़ीसा, तो उसको हम लोग उड़ीसा किए, और दोस्तों बिहार से अलग होकर झारखंड का निर्माण हुआ, उत्तराखंड दोस्तों यूपी से अलग होकर निर्माण हुआ, ये सब दोस्तों अनुच्छेद तीन से। और अनुच्छेद चार में बोला गया, याद रखिएगा इस दोनों का प्रावधान दिया गया, दो और तीन में जो भी दोस्तों होंगे वो कौन करेंगे, तो संसद करते हैं, ये सब कौन करते हैं, संसद करते हैं, तो ये चीज एकदम ध्यान दीजिएगा, ये अनुच्छेद चार में बोला गया है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर भाग के बारे में बताया गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट सब भाग दिया गया। देखिए भाग 11 में दिया गया केंद्र राष्ट्र संबंध के बारे में, तो संघ और रीच के बीच के बारे में, तो ये हो जाएगा तीन। भाग 15 में दोस्तों निर्वाचन दिया गया है, तो ये हो जाएगा एक। भाग 17 में दोस्तों राजभाषा आता है, तो ये हो जाएगा दो। भाग 18 में दोस्तों क्या होता है, याद रखिएगा आपात उपबंध, ये होता है चार। भाग 20 में दोस्तों क्या है, संविधान संशोधन है, तो ये हो जाएगा आपका पाँच। तो इस तरह याद रखिएगा। उसी तरह दोस्तों आपको याद रखना भाग 5 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा संघ हो जाएगा, क्या दोस्तों, संघ हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है आराम से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इतना अगर भाग आपको इंपॉर्टेंट सब भाग है, ये आपको एकदम ध्यान रखनी है। वहीं पर पूछा जाएगा दोस्तों भाग 3 में क्या है, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। भाग 4 की बात करेगा तो इसमें दोस्तों आपका क्या होता है, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। आगे सभी क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 9 के ख में किससे संबंधित है, तो 9 के ख में क्या बोला गया दोस्तों, याद रखिएगा 9 में सबसे पहले बोला गया पंचायती राज, क्या दोस्तों, पंचायती राज बोला गया। 9 के क में क्या बोला गया दोस्तों, नगर पालिका बोला गया। और 9 के ख में यहाँ पर पूछा गया, तो याद रखिएगा सहकारी समिति के बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। देखिए दोस्तों भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कीजिएगा, तो ये दोस्तों कई सारे इसमें दोस्तों याद रखिएगा समितियां आया। जैसे सबसे पहले दोस्तों जेवीपी आया, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और दोस्तों वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया तीनों मिलकर दोस्तों समिति बनाया। लेकिन इसने बोला कि भारत का जो जितना भी राज्य का आधार होगा वो दोस्तों क्या होगा, याद रखिएगा इसने बताया प्रशासनिक आधार पर ही किया जाएगा, क्या दोस्तों, प्रशासनिक आधार पर ही किया जाएगा, ये चीज बोला था, याद रखिएगा। लेकिन भारत के लोगों का मांग था कि भारत का जो मतलब कि जितना भी राज्य का विकसित हो, राज्य का गठन हो, वो भाषाई आधार पर हो। तो उसी के दौरान याद रखिएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने 1953 ईस्वी में वहाँ का दोस्तों एक राजा था जिसका नाम था दोस्तों याद रखिएगा राम कुछ करके था, राम मुन्नरी, उसको याद रखिएगा 62 दिन के दौरान दोस्तों उनका जो है याद रखिएगा अमरण अनशन पर बैठते हैं और उनका मृत्यु हो जाता है। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश को भाषाई राज का दर्जा दे दिया जाता है आनन फानन में। उसके बाद और सभी राज्य के दोस्तों जितने भी मतलब संगठन वहाँ आंदोलन कर रहे थे, सभी राज्यों का मतलब राज्यों की मांग को लेकर उब हो गया कि नहीं हमको राज्य चाहिए, जब आंध्र प्रदेश का हो सकता है और सबका हो सकता है। उसी के द्वारा एक दोस्तों याद रखिएगा आया कौन दोस्तों, फजल अली आयोग, क्या बोलिएगा, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन हुआ कब दोस्तों, 1953 ईस्वी में। और दोस्तों अपना रिपोर्ट इसने कब दिया, 1955 ईस्वी में। और इसी के आधार पर याद रखिएगा भारतीयों का राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषाई आधार पर किया गया, कब से, 1956 ईस्वी में। और सबसे पहला कौन बना था, तो याद रखिएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश के बाद बना था, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से हो जाएगा।
फजल अली आयोग याद रखिएगा दोस्तों, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा याद रखिएगा ये दोस्तों फजल अली आयोग आया, और इसमें बोला गया कि मतलब राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा, लेकिन जो 14 राज्य हैं वही हो जाएगा जिसका कि अपना भाषा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसी के दौरान याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जितने भी भाषा हुए उसी के दौरान यहाँ पर दिया गया है कि गोवा का गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा मतलब किसका मिलान गलत है। तो यहाँ पर हम सभी राज्यों के बारे में आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो याद रखिएगा उसके बाद दोस्तों किसका निर्माण होता है 14 राज्यों के बाद? गुजरात का। गुजरात का निर्माण कब होता है? 1960 में होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका होता है नागालैंड का। क्या दोस्तों? नागालैंड का गठन होता है 1963 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा जैसे ही नागालैंड का गठन हो जाता है उसके बाद आपका होता है हरियाणा का गठन। क्या दोस्तों? हरियाणा का गठन होता है। हरियाणा का गठन कब होता है? 1966 ईस्वी में होते हैं, ठीक है। उसके बाद हरियाणा का जैसे ही होता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का गठन होता है 1971 ईस्वी में। उसके बाद 3 राज्यों का गठन होता है। एक दोस्तों आपका हो जाएगा कौन दोस्तों? 3 राज्यों का जो गठन होता है, एक होता है मेघालय, एक होता है दोस्तों मणिपुर, एक होता है दोस्तों याद रखिएगा कौन? मेघालय, मणिपुर और दोस्तों आपका गोवा। ये तीनों राज्यों का गठन दोस्तों कब होता है? 1972 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों एक 22वां राज्य बनता है 1975 ईस्वी में जिसका नाम होता है दोस्तों सिक्किम। क्या दोस्तों? सिक्किम होता है। सिक्किम। सिक्किम का गठन कब होता है? 1975 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों 1987 में 3 राज्यों का गठन होता है। उसमें याद रखिएगा दोस्तों आपका हो जाएगा मतलब आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, और दोस्तों आपका मिजोरम, और दोस्तों याद रखिएगा एक और राज्यों का गठन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोवा। क्या दोस्तों? गोवा बोलते हैं। तो ये सॉरी त्रिपुरा। क्या दोस्तों? त्रिपुरा। ये तीनों राज्यों का गठन 1987 ईस्वी में होता है। उसके बाद दोस्तों 2000 ईस्वी आ जाता है। 2000 ईस्वी में याद रखिएगा दोस्तों 1 नंबर 2000 को यूपी से अलग होकर उत्तराखंड का निर्माण होता है। उसके बाद दोस्तों 9 नंबर को याद रखिएगा मतलब कि 9 नंबर को उत्तराखंड का निर्माण होता है, 1 नंबर को छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है, और दोस्तों 14 नंबर को याद रखिएगा क्या होता है? मतलब बिहार से अलग होकर झारखंड का निर्माण होता है। उसके बाद सबसे लेटेस्ट याद रखिएगा 2014 में दोस्तों आपका तेलंगाना का निर्माण होता है। तो इतना दोस्तों निर्माण हुआ है, आप इसको पता कर सकते हैं। जैसे गोवा का 1987 में, वो बिल्कुल ठीक है। त्रिपुरा का 1972 में हुआ है, बिल्कुल ठीक है। त्रिपुरा का दोस्तों 1972 में नहीं, और मेघालय दोस्तों यहाँ पर 1971 होगा, जो कि मेघालय कब हुआ है? 1972 में हुआ है। तो यही आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लेके चल सकते हैं। इसको एक बार आप देख लीजिएगा। जैसे गुजरात का 1960 हो गया, नागालैंड 1963, हरियाणा का 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय हो गया दोस्तों, मणिपुर हो गया दोस्तों, और यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों क्या बोल सकते हैं? त्रिपुरा। ये तीनों का गठन 1972 ईस्वी में, सिक्किम 1975 ईस्वी में, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, मिजोरम हो जाएगा, और गोवा 1987 ईस्वी में। और दोस्तों 1 नंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग होता है मध्य प्रदेश से, और दोस्तों 9 नंबर को उत्तराखंड का, और 14 नंबर को झारखंड का, और दोस्तों 2014 में तेलंगाना का, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? यहाँ पर नागरिकता से बात की गई, तो नागरिकता से संविधान भाग का याद रखेगा तो यहाँ पर से हो जाएगा 2। अनुच्छेद की बात करेगा तो ये दोस्तों कब हो जाएगा? 5 से लेके 11 तक। यहाँ पर टोटल अनुच्छेद को देख लीजिए। देखिए अनुच्छेद 5 क्या बोला गया दोस्तों? याद रखिएगा नागरिकता का प्रावधान दिया गया। 6 में बोला गया कि जो भी दोस्तों पाकिस्तान से भारत आएंगे उसको नागरिकता दी जाएगी। 7 में क्या बोला गया कि मतलब बोल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है पहले भारत से पाकिस्तान चल गया, फिर उसको पाकिस्तान में वहां पर ठीक नहीं लगा तो वो फिर से भारत आ गए, तो उसको दोस्तों नागरिकता कौन दिया है? अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 8 दिए गए हैं, याद रखिएगा मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति, जैसे एंग्लो इंडियन बोलते हैं, मान के चलिए कि कोई जिसका पिता माता यहाँ रहता है, उसका बच्चा जो है विदेश में रहता है, उसको जो नागरिकता देने का प्रावधान है वो अनुच्छेद 8 के अंदर। 9 में बोला गया कि दोस्तों 7 वर्षों से अगर अधिक आप कहीं दूसरे देश में रह रहे हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त की जाएगी। और 10 में बोला गया दोस्तों याद रखिएगा नागरिकता पे प्रावधान, नागरिकता किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से आपका परित्याग हो सकता है, और 5 प्रकार की नागरिकता प्राप्त करने का, जैसे हो गया वंश परंपरा, देशीकरण, पंजीकरण, भूमि विस्तार, और दोस्तों याद रखिएगा इस तरह से आपका होता है नागरिकता पाने का। और 11 में बोला गया है कि नागरिकता संबंधी जो भी कानून होगा वो कौन बनाएगा? तो आपका संसद बनाएगा। तो इतना चीज को ध्यान दीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा अनुच्छेद सी, ठीक है। अनुच्छेद 5 से लेके 11, ठीक है। चलिए देखिए अभी तुरंत हमने बताया भारतीय नागरिकता अधिनियम 1935 के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता जो है किस आधार पर? वंश परंपरा के आधार पर, देशीकरण पे, पंजीकरण द्वारा, भूमि विस्तार, और एक याद रखिए 5वां दोस्तों याद रखिएगा जन्म के आधार पर। क्या दोस्तों? जन्म के आधार पर। ये 5 प्रकार से आप भारत की नागरिकता पा सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 3 प्रकार से दोस्तों आपका समाप्त हो जाएगा। एक हो जाएगा दोस्तों क्या द्वारा? परित्याग द्वारा। एक हो जाएगा आपका याद रखिएगा, एक हो जाएगा दोस्तों क्या आप बोल सकते हैं? परित्याग हो गया। एक दोस्तों वंचित किए जाने पर। क्या दोस्तों? वंचित किए जाने पर। और एक दोस्तों जो होता है याद रखिएगा तीसरा की बात करेगा तो ये दोस्तों याद रखिएगा
इसमें भी दोस्तों आपको परित्याग के द्वारा ही होता है, इसका कुछ पर्यायवाची होता है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है? देखिए मौलिक अधिकार का दोस्तों जब सुरक्षा का होता है, यहाँ पर बात आता है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार के टोटल चीज़ देख लीजिए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा अमेरिका से, संविधान से, अमेरिका के संविधान से। और ये संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। भाग 3 में वर्णन किया गया और अनुच्छेद की बात करिएगा तो लेके 12 से लेके 35 तक अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं। ये उच्च न्यायालय की जब भी बात करेगा तो उच्च न्यायालय याद रखिएगा अनुच्छेद 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट याद रखिएगा कितना अनुच्छेद के तहत, 32 तहत। तो ये दोनों चीज को एकदम याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, समानता का अधिकार। समानता अधिकार बात रखिएगा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। यहाँ पर से आपको टोटल चीज समझ लेना चाहिए, याद रखिएगा 14 से 18, तो यहाँ पर से देख लीजिए 14 से 18 ये हो जाएगा 5। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है, तो ये हो जाएगा 1। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी 23 और 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 25 से लेकर 28 तक, यहाँ 25 कर दीजिए, 25 से लेकर 28 तक ये 3 हो जाएगा। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 और 30 होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 1 2 4, हमने आपको मिला दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? यहाँ पर 19 से संबंधित है, ये चीज ध्यान दीजिए। 19 में एक में क्या बोला गया, बोलने की स्वतंत्रता, और याद रखिएगा चुप रहने की स्वतंत्रता, और झंडा फहराने की स्वतंत्रता, और प्रेस की स्वतंत्रता, सब 19 के ए में बोला गया। 19 का लेके जी तक है, तो याद रखिएगा 19 का जब बी की बात करेगा तो यहाँ बोला गया दोस्तों आप जो है मतलब कि बिना मतलब बोल सकते हैं कि बिना आंदोलन किए आप जो है सभा कर सकते हैं। क्या दोस्तों, सभा कर सकते हैं। 19 का सी में क्या बोला गया, अगर आप सभा कर सकते हैं तो वहाँ संघ भी बना सकते हैं। 19 का डी में क्या बोला गया दोस्तों, याद रखिएगा कहीं भी आप घूम सकते हैं, कहीं भी भारत में घूम सकते हैं। 19 का ई में बोलिए अगर आप घूमते घूमते कहीं आपको मन लग गया तो वहाँ पर आप दोस्तों जमीन खरीद सकते हैं। और जमीन जब दोस्तों खरीद लीजिएगा तो 19 का एफ जो है संपत्ति का अधिकार था, जो कि इसको निरस्त कर दिया। और 19 का जी आता है दोस्तों, तो इसमें बोला गया दोस्तों व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं। क्या दोस्तों, खाने के लिए कुछ पैसा चाहिए तो व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं। वहीं दोस्तों मूल संविधान की बात करेगा तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक प्रावधान किए गए। तो अनुच्छेद 12 में क्या बोला गया, मौलिक अधिकार की राज की परिभाषा। 13 में क्या बोला गया दोस्तों, न्यायालय में अपवर्तनीय होगा। ठीक है, 14 में क्या बोला गया दोस्तों, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में क्या बोला गया, याद रखिएगा धर्म और जाति के लिंग पर आधार पर किसी में भेदभाव नहीं की जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। 16 में क्या बोला गया दोस्तों, अवसर की समानता। 17 में क्या बोला गया दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या बोला गया दोस्तों, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में क्या बोला गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में क्या बोला गया, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। अगर आप दोषी ठहराते हैं तो आपको याद रखिएगा दोस्तों 3 प्रकार की मतलब आपको स्वतंत्रता दी जाएगी। मान के चलिए कि अगर आप दोषी पा रहे हैं तो दोषी के द्वारा आप अपना स्वयं का गवाह नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज बोला गया अनुच्छेद 20 में, यानी दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या बोला गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आप अपने प्राण की जिम्मेवारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 22 में क्या बोला गया, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अगर आप गिरफ्तार हुए हैं तो आप 24 घंटा के अंदर आपको न्यायालय ले जाएगा, आप वहां पर अपना मनपसंद वकील कर सकते हैं। अनुच्छेद 23 में बोला गया बलात्श्रम एवं बेगारी प्रथा। बलात्श्रम करने का मतलब आप समझ रहे हैं, और बेगारी प्रथा करने का मतलब किसी को दोस्तों धौंस दिखा कर काम कर लेना और उसको पैसा नहीं देना, ये बोलता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 में क्या बोला गया दोस्तों, याद रखिएगा अनुच्छेद 24 जो बोला जाता है मतलब 14 वर्ष के कम बच्चे को मतलब भारी कारखानों में शामिल नहीं करना है कार्य में। अनुच्छेद 25 में क्या बोला गया, धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में बोला गया धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, यानी अगर आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो आपको दोस्तों उसके लिए कार्य करना, प्रबंधन की इकट्ठा करने का बोला गया अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 में क्या बोला गया, अगर आप कोई भी धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो उसमें दोस्तों जो भी आपको धन का इकट्ठा होगा उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 28 में क्या बोला गया है, याद रखिएगा अनुच्छेद 28 में बोला गया है कोई भी विद्यालय अगर सरकारी रुपया से स्वतंत्रतापूर्वक चलता है, पूरे तरीके से सरकारी पैसे से चलता है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 में क्या बोला गया, अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण, यानी कि हिंदू को छोड़कर जितने भी भारत में मतलब बोल सकते हैं जाति हैं वो सभी कौन होते हैं दोस्तों, अल्पसंख्यक, तो उसका जो हित का संरक्षण करेगा तो वो अनुच्छेद 29 के द्वारा। अनुच्छेद 30 में क्या बोला गया, याद रखिएगा अल्पसंख्यक जो वर्ग रहेगा वो अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और खुद उसमें प्रशासन कर सकते हैं, ये बोला गया अनुच्छेद 30 के द्वारा। 31 को निरस्त कर दिया। अनुच्छेद 32 में बोला गया संवैधानिक उपचार, जो कि याद रखिएगा आपका अगर सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो इतना ऑप्शन आपको याद रखनी है, इतना अनुच्छेद। ठीक है, चलिए अभी जो दोस्तों हमने आपको बताया उसी से रिलेटेड प्रश्न, ये प्रश्न आपको करनी है। देखिए विधि के समक्ष समानता कितना में होगा, अनुच्छेद 14 में होगा, ये हो जाएगा दोस्तों क्या 3 हो जाएगा। धर्म नस्ल जाति ये अनुच्छेद 15 के द्वारा, तो ये हो जाएगा 5। देखिए एक बार पढ़ने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लोक नियोजन की समानता यानी अफसर की समानता, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 16, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 17, तो ये हो जाएगा 2। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में की गई है, तो ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से जब आप एक बार पूरी अच्छा तरीके से 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम कितना में है? अनुच्छेद 23 में, बिल्कुल ठीक है। इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित है। सही सुमेलित तो यही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कौन जाएगा? अनुच्छेद 29 हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। शिक्षा संस्थान की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार दोस्तों ये कितना में है? अनुच्छेद 30 में है। ये आपका सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, यहाँ पर दिया गया संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा का। देखिए संवैधानिक उपचार का अधिकार जो अनुच्छेद 32 होता है दोस्तों, इसमें आपका अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और इसका दोस्तों संविधान का आत्मा किसने कहा? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मूल अधिकार से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही अनुक्रम लिखा है। मतलब कि कौन सबसे पहले हुआ था मूल अधिकार के लेके जितने भी दोस्तों आप बोल सकते हैं कि आयोग आया था उसके द्वारा। यहाँ पर गोलकनाथ बनाम केरल बनाम पन्नाव्रत ये दोस्तों कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम ये दोस्तों कब हुआ था? तो 1900 मतलब 73 में हुआ था। मिनर्वा मिल्स दोस्तों कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1980 में हुआ था। बेरुबाड़ी बनाम भारत संघ ये कितना हुआ था? 1960 में। तो सबसे पहले कौन हुआ था? 4। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था? याद रखिएगा 1। 4 1 2 3 हो जाएगा। 4 1 2 3 देख लीजिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। इसमें दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और ये दोस्तों याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से जितने भी क्वेश्चन है ये दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के क्वेश्चन को देखते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों संविधान के भाग 4 में क्या बोला गया है? डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये कहाँ से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से दोस्तों? आयरलैंड से संविधान से लिया गया है। तो इसमें दोस्तों अनुच्छेद कहाँ से आता है? अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक अनुच्छेद आता है। तो अनुच्छेद 36 में क्या बोला गया है? याद रखिएगा डीपीएसपी की राज्य की परिभाषा दिया गया है। 37 में क्या बोला गया दोस्तों? ये न्यायालय योग्य बाग नहीं होगा। क्या दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये न्यायालय लोग दोस्तों न्यायालय योग्य बाद नहीं है, मतलब कि न्यायालय में इसको लोग लेके नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज बोल। 38 में क्या बोला गया दोस्तों? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या दोस्तों? कल्याण लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना कौन बोला गया? अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 39 में बोला गया समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या दोस्तों? इसमें बोला गया समान वेतन के बारे में। अनुच्छेद 40 की बात करेगा तो इसमें क्या बोला गया? ग्राम पंचायत। क्या दोस्तों? ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 41 में क्या बोला गया? याद रखिएगा मतलब समाज सेवा, मतलब कि बोल सकते हैं कि सरकारी सेवा उपलब्ध कराना जो भी व्यक्ति विशेष वर्ग में आते हैं, मतलब कि बोल सकते हैं कि वृद्धा पेंशन जिसमें आता है दोस्तों, वृद्धा पेंशन आ गया आपका दोस्तों, जितने भी मतलब प्रकार के सरकारी सेवा होते हैं जो कि काम नहीं कर सकते हैं उसको देना। अनुच्छेद 42 में क्या आता है दोस्तों? प्रस्तुति सहायता। क्या बोलिएगा? प्रस्तुति सहायता यानी कि प्रस्तुति सहायता। अनुच्छेद 43 में क्या बोला गया दोस्तों? निर्वाह योग्य मजदूरी। क्या बोलिएगा? निर्वाह योग्य मजदूरी बोला गया। अनुच्छेद 44 में क्या बोला गया? याद रखिएगा समान समान मतलब बोल सकते हैं कि इसमें बोला गया दोस्तों, याद रखिएगा समान सिविल संहिता। क्या दोस्तों? समान सिविल संहिता बोला गया किसमें? अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 में क्या बोला गया? 6 वर्ष से कम बच्चे को याद रखिएगा शिक्षा देना अनिवार्य है। अनुच्छेद 46 में क्या बोला गया है? याद रखिएगा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए दोस्तों क्या बोला गया? विशेष उपबंध। अनुच्छेद 47 में क्या बोला गया? पोषा स्तर को बढ़ा देना। क्या दोस्तों? पोषाहार स्तर को बढ़ावा देना। ये चीज ध्यान दीजिएगा, इस कितना में बोला गया? अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 48 की बात करेगा तो इसमें दिया गया कृषि एवं पशुपालन। क्या दोस्तों? कृषि एवं पशुपालन। वहीं दोस्तों 48 के क में क्या बोला गया है? वन्य जीवन एवं पर्यावरण का संरक्षण। उसके बाद 49 में क्या बोला गया है? याद रखिएगा राष्ट्रीय स्मारक की देखरेख करना। और अनुच्छेद 50 में क्या बोला गया? याद रखिएगा मतलब कि बोल सकते हैं न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलग होना यानी पृथकीकरण होना। और अनुच्छेद 51 में क्या बोला गया? अंतर्राष्ट्रीय शांति बोला गया। तो इतना अनुच्छेद याद रखिएगा डीपीएसपी में आते हैं, आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो वही दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में अभी तुरंत हमने बताया। काम करने का अधिकार कितना में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 41 में, बिल्कुल ठीक है। सामान्य नागरिक सहायता कितना में है? तो ये याद रखिएगा अनुच्छेद 44 में। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में है। तो ये सभी का सभी कथन ऐसे ही सही हो जाएगा, 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक के सुविधानुसार दे उत्तर दिनांकित चेक का? तो ये हो जाएगा आपका केटी सा। क्या हो जाएगा दोस्तों? केटी साथ। ये एक याद करने वाला ट्रिक है, तो इसको याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो यहाँ पर बात आता है मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य याद रखिएगा दोस्तों, मूल कर्तव्य की बात करेगा तो मूल कर्तव्य याद रखिएगा संविधान के भाग 4 के क में इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद का बात करिएगा तो एक अनुच्छेद 51 का क आता है, इसको दोस्तों याद रखिएगा। संविधान में मूल संविधान की बात करेगा तो उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन एक संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें याद रखिएगा दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और उसके बाद एक 86वां
संविधान संशोधन होता है लास्ट में जाके 2003 में दोस्तों, 2002 में, उसमें दोस्तों याद रखिएगा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो अभी वर्तमान में अगर पूछ रहा है तो याद रखिएगा कितना हो जाएगा, 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया। ये कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। अब देखिए यहाँ से जो है आपका राष्ट्रपति स्टार्ट है। चलिए हम लोग राष्ट्रपति को देख लेते हैं बहुत ही धीरे बढ़िया माध्यम में। सबसे पहले आता है दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति याद रखिएगा दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया। और इसकी चर्चा अगर बहुत होता है, लेकिन याद रखिएगा अनुच्छेद की बात करेगा तो 52 से लेकर 62 तक दोस्तों इसको देखा गया है आमतौर पर। और इसके अलावा भी इनके सारे कई अनुच्छेद होते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों बात करता है अनुच्छेद 52। 52 में क्या बोला गया दोस्तों, राष्ट्रपति का पद बोला गया। क्या दोस्तों, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति की पद की चर्चा कहां पर की गई, अनुच्छेद 52 में की गया। ठीक है, उसके बाद यहां पर बढ़िए अनुच्छेद 53 में क्या बोला गया, याद रखिएगा दोस्तों राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया। क्या दोस्तों, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति क्या क्या होगा, वो अनुच्छेद 53 में बोला गया। अनुच्छेद 54 में बोला गया दोस्तों, याद रखिएगा निर्वाचक मंडल के बारे में। क्या दोस्तों, निर्वाचन मंडल के बारे में, मतलब कि याद रखिएगा इसका कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे। तो इसमें दोस्तों याद रखिएगा 3 भाग लेते हैं। एक दोस्तों लोकसभा का मनोनीत सदस्य, उसके बाद राज्यसभा का मनोनीत सदस्य, उसके बाद विधानसभा का मनोनीत सदस्य, और सॉरी निर्वाचित सदस्य। इसमें कौन भाग लेंगे, तो याद रखिएगा निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, न कि मनोनीत सदस्य। उसके बाद 55 बात करिएगा तो 55 में क्या आता है दोस्तों, निर्वाचन पद्धति आता है। क्या दोस्तों, निर्वाचन पद्धति आता है। निर्वाचन पद्धति कहने का मतलब हुआ कि दोस्तों याद रखिएगा, मतलब कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है यह अप्रत्यक्ष तरीके से होता है और एकल संकरणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। क्या दोस्तों, एकल संकरणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। तो यह चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। उसके बाद 56 की बात करेगा तो 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, शपथ ग्रहण से याद रखिएगा 5 वर्षों का होगा। क्या दोस्तों, 5 वर्षों का होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 57 में क्या बोला गया कि पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति कोई भी हो पुनः निर्वाचित हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा ऐसा एकमात्र प्रथम राष्ट्रपति हुए जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही दोस्तों 2 बार राष्ट्रपति बने। उसके बाद दोस्तों सभी राष्ट्रपति एक बार ही बने हैं। अनुच्छेद 58 में क्या बोला गया, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए, वो भारत का नागरिक हो और दोस्तों उनका उम्र जो है 35 वर्ष हो का, और दोस्तों याद रखिएगा लोकसभा की संसद बनने सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 59 में क्या बोला गया दोस्तों, याद रखिएगा शर्त के बारे में बताया गया, यानी क्या क्या शर्तें होना चाहिए। अनुच्छेद 60 में क्या बोला गया, याद रखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 60 में शपथ के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। अनुच्छेद 61 में क्या बोला गया दोस्तों, महाभियोग। महाभियोग कैसी प्रक्रिया है, तो याद रखिएगा अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है। अनुच्छेद 62 में क्या बोला गया, अगर राष्ट्रपति का पद दोस्तों याद रखिएगा रिक्त होता है तो 6 माह के भीतर उसको भरना है। तो ये बोला गया अनुच्छेद 62 में। इसके द्वारा और भी राष्ट्रपति के कई सारे अनुच्छेद आते हैं। जैसे दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद यहाँ पर 71 की बात करेगा तो याद रखिएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी विवाद होता है उसका निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। ये कौन बोलता है, अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान प्रक्रिया है। और जैसे जैसे आते जाएगा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब आपको ये क्वेश्चन बन गया होगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो कार्यपालिका शक्ति किसमें बताया, अनुच्छेद 53 में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको एक बार आप देख लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको रिवाइज हो रहा होगा। अनुच्छेद 58 में क्या है दोस्तों, योग्यता। देख लीजिए राष्ट्रपति की योग्यता, ये बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 57 में क्या बोला गया, राष्ट्रपति दोस्तों दोबारा बन सकते हैं, यानी पुनः निर्वाचन। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल यानी पद के बारे में, तो बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ। तो ये चारों का चारों कथन 1 2 3 4 सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किलका मिलान गलत है। इसमें दोस्तों गलत करना, देखिए अन्य अकिस्मताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, अनुच्छेद 70। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये दोस्तों बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति, अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करेगा तो अनुच्छेद 127 करेगा, बिल्कुल ठीक। राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय में परामर्श जो लेगा दोस्तों, अनुच्छेद 141 नहीं 143। तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो दोस्तों चारों अनुच्छेद हैं ये राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है, तो इसको एकदम याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों ये मतलब लोकसभा और राज्यसभा का सभी सदस्य मिलकर मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। कोई भी सदस्य, मतलब ये नहीं हो कि सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा भी पहले उठ सकते हैं या तो लोकसभा भी उठ सकते हैं। और राष्ट्रपति को इसके 14 दिन पहले जो है आपको सूचना दी जाएगी। तो वही बोल रहा है कि इसमें कौन सही नहीं है। तो देख लीजिए राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान अनुच्छेद 61 में है, बिल्कुल ठीक है। महाभियोग लगाने से 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। महाभियोग के प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पास करवाना होगा, बिल्कुल ठीक है।
और ऑप्शन नंबर डी देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर लोकसभा द्वारा महाभियोग लगाया जाता है। तो लोकसभा द्वारा नहीं दोस्तों, संसद के किसी भी सदन द्वारा। तो यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। बोल रहा था कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है पहले 14 सदस्यों को मनोनीत करता था, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, दो एंग्लो इंडियन जो होता है उसको समाप्त कर दिया। तो राज्यसभा द्वारा संसद में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का उल्लेख करता है। देखिए, राष्ट्रपति को बात करेगा तो भारत में 3 प्रकार का वीटो शक्ति है। एक दोस्तों होता है आपका निलंबकारी वीटो, याद रखिएगा यहाँ पर लिख देते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक होता है निलंबकारी वीटो, उसके बाद होता है एक होता है अत्यंतकारी वीटो। क्या दोस्तों, अत्यंतकारी वीटो। और एक होता है आपका पॉकेट वीटो। निलंबकारी वीटो उसको बोलता है दोस्तों, निलंबकारी वीटो किसको बोलता है कि याद रखिएगा, मतलब कोई भी विधेयक को लेकर राज्यसभा और लोकसभा से पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसको पुनः निर्वाचन के लिए लौटा देता है। तो ये बोला जाता है कि निलंबकारी वीटो का प्रयोग किया। अत्यंतकारी वीटो का प्रयोग ये होता है दोस्तों कि कोई भी विधेयक राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास गया और वो दोस्तों अपना सहमति नहीं दिया, मतलब के लिए सहमति नहीं दिया, ये नहीं चलेगा, तो इसको बोलते हैं अत्यंतकारी वीटो। और पॉकेट वीटो का इस्तेमाल याद रखिएगा, मतलब कोई भी विधेयक राज्यसभा और लोकसभा के पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, तो उसके पास दोस्तों याद रखिएगा वो जो है नहीं अपना उसमें देता है, बोलता है हाँ या ना, उसको पॉकेट में रख लेता है, इसीलिए उसको पॉकेट वीटो बोलता है। पॉकेट वीटो की चर्चा अनुच्छेद ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा 111 में की गई है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। तो ये हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। कौन दोस्तों, ज्ञानी जेल सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों डाक अधिनियम को लेकर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करता है। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति का पद आता है, तो इसको बारे में थोड़ा समझ लीजिए। उपराष्ट्रपति की बात करिएगा दोस्तों 63 से लेके जो है याद रखिएगा, इनका अनुच्छेद अगर आप बोलिएगा तो ये 69 तक जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो 63 आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बोला गया। 64 में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या बोलिएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 में बोला गया कि अगर दोस्तों उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर नहीं रहेंगे, उसके कार्य कौन करेंगे, तो उपराष्ट्रपति करेंगे। तो ये चीज बोला गया कितना, अनुच्छेद 65 में। 66 में बोला गया कि दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा। 67 में बोला गया दोस्तों याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का बोल सकते हैं योग्यता के बारे में बताया गया। क्या दोस्तों, योग्यता के बारे में बताया गया। 68 की बात करेगा तो अनुच्छेद 68 में यह चीज बोला गया, यहाँ पर से कई बार सवाल पूछा जाता है। अनुच्छेद 68 में बोला गया कि उपराष्ट्रपति का पद जो रिक्त होगा, पद रिक्त के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 69 में क्या बोला गया दोस्तों, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया। क्या दोस्तों, उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 69। तो यहाँ पर से बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करेगा, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करेगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 63। ठीक है, चलिए यहाँ जो जो दोस्तों आपको अभी तुरंत बताया, अनुच्छेद 65 में क्या बोला गया, ये चीज बोला गया। तो अनुच्छेद 65 में बोला गया दोस्तों, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा। तो ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 66 में दोस्तों निर्वाचक मंडल है, तो ये हो जाएगा 2। अनुच्छेद 67 में भी तुरंत हमने बताया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति, ये हो जाएगा 64। ये हो जाएगा दोस्तों 1। और ये हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ दिया गया है पदावधि, तो ये हो जाएगा 3 में। ठीक है, यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बोल सकते हैं अनुच्छेद 67 में की गई है। तो ये चीज ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर यहाँ से इसको मिला लीजिएगा, तो ये 4 2 3 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 2 3 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। देखिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए वो भारत का नागरिक हो, बिल्कुल ठीक है। वो 35 वर्ष आयु प्राप्त कर चुका हो, बिल्कुल ठीक है। वो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्य हो, तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन के वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। अगर आपको पूछेगा संघ शक्ति कार्य किसके पास होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। लेकिन अगर आपको यहाँ पर पूछ देगा दोस्तों वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो याद रखिएगा वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री याद रखिएगा नियुक्त होता है। और भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करते हैं। कौन दोस्तों, राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा संसद बोल सकते हैं कि जिसका दोस्तों बहुमत दल का नेता जीत होता है, उसको दोस्तों राष्ट्रपति याद रखिएगा प्रधानमंत्री के लिए निर्वाचित करते हैं। तो ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उनके कार्यों को समापन देने सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगा। तो ये अनुच्छेद 74 में बोला गया। और अनुच्छेद 75 में बोला गया कि उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा। ये चीज ध्यान देनी है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 51वां संविधान संशोधन यह बताता है कि मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत अधिक नहीं होगा। तो इतना बड़ा कहने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर 51वां संविधान संशोधन जब 2003 में आया दोस्तों, तो इसमें बोला गया कि दोस्तों याद रखिएगा, जितना भी मंत्री जीत के जाएगा, जितना भी दोस्तों सदस्य है, याद रखिएगा 545 सदस्य अगर लोकसभा में, तो इसका दोस्तों 15% ही याद रखिएगा मंत्री बना सकता है, उसमें खुद प्रधानमंत्री इंक्लूड है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से 15% हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव जो दोस्तों आएगा, तो ये दोस्तों कहां पर आता है, लोकसभा में आता है। तो लोकसभा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है लेकिन उनकी मर्जी के पद धारण नहीं करता है। यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त तो होता है, ये चीज बोला गया कि राष्ट्रपति कौन नियुक्त करता है, लेकिन उसके द्वारा हटता नहीं है। तो ये दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और भारत का चुनाव आयुक्त जो दोस्तों होता है, चुनाव आयुक्त, राज्य के राज्यपाल, प्रधानमंत्री और अन्यवर्ती भारत के महान्यायवादी, देखिए ये जितने भी हैं, ये सभी का दोस्तों राष्ट्रपति दोस्तों बोल सकते हैं नियुक्त करते हैं। लेकिन ये जो आपका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और चुनाव मुक्त आयुक्त, ये दोनों जो हटता है दोस्तों संसद के द्वारा हटता है, इसमें बहुमत प्राप्त करना पड़ता है और महाभियोग प्रक्रिया बोल सकते हैं। महाभियोग प्रक्रिया तो वैसे आया है राष्ट्रपति के लिए, लेकिन इसका भी महाभियोग प्रक्रिया ही कुछ प्रक्रिया होता है, तब दोस्तों ये दोनों पद से हटते हैं। तो ये बोल रहा है कि धारण नहीं करता है, और राज्यों का राज्यपाल है, प्रधानमंत्री अन्य मंत्री है, और भारत का न्यायवादी, इसको हटा सकते हैं कौन, राष्ट्रपति। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक एवं दो दोनों। ठीक है, इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको आरपीएफएसआई में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संसद की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। तो यहाँ पर बात आ गया दोस्तों संसद। संसद को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर बात आता है दोस्तों संसद। संसद याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन किया गया है। संसद में सदन पूछेगा तो दो हो जाएगा, एक होता है दोस्तों लोकसभा और एक होता है दोस्तों राज्यसभा। ये दोनों ध्यान दीजिएगा, संसद, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन बोलते हैं। दोस्तों याद रखिएगा लोकसभा अस्थायी संविधान संसद है, और याद रखिएगा राज्यसभा जो दोस्तों एक प्रकार का अस्थायी सदस्य है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसका कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन याद रखिएगा राज्यसभा की कार्यकाल की बात करेगा तो इसके दोस्तों सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, और प्रत्येक दोस्तों याद रखिएगा प्रत्येक 2 वर्ष पर इसका दोस्तों 1/3 सदस्य दोस्तों याद रखिएगा सेवानिवृत्त होते हैं। अनुच्छेद याद रखिएगा, इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों सरल, क्या दोस्तों, सरल याद करने का ट्रिक है। 100 से हो गया दोस्तों, संसद 79 में है, राज्यसभा दोस्तों 80 में है, और लोकसभा दोस्तों 81 में है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों संसद से प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। देखिए भारतीय संसद की चर्चा संविधान की किस अनुच्छेद में है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी 79 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय पर कौन सही है। राज्यसभा के बारे में पूछा गया, यह भंग नहीं की जा सकती, बिल्कुल ठीक है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, नहीं दोस्तों 6 वर्षों का होता है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सही है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। तो 1 और 3 कितना में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए राज्यसभा का प्रथम उपसभापति कौन था। देखिए दोस्तों अनुच्छेद जब दोस्तों 89 को पढ़िएगा तो इसमें बोला गया कि राज्यसभा का दोस्तों एक सभापति होगा और दोस्तों एक उपसभापति होगा, तो ये चीज बोला गया। उसी तरह दोस्तों जब अनुच्छेद 93 को पढ़िएगा तो इसमें बोला गया लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और दोस्तों एक क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा, ये चीज बोला गया। यहाँ पर राज्यसभा का प्रथम उपसभापति, राज्यसभा का सभापति अनुच्छेद 64 के तरीका से कौन हो जाएगा, ये तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति हो जाएगा, जो कि कौन था दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वहीं दोस्तों उपसभापति की बात करेगा तो उपसभापति, प्रथम उपसभापति की बात करेगा तो वो आपका कौन हो जाएगा, एसवी कृष्णमूर्ति राव। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों आपको लोकसभा के बारे में भी पूछ सकता है। लोकसभा का अगर प्रथम अध्यक्ष पूछेगा, प्रथम अध्यक्ष, तो दोस्तों वो कौन हो जाएगा आपका, गणेश वासुदेव मावलकर, यानी जीबी मावलकर इसको बोलते हैं। ठीक है, और वहीं दोस्तों अगर उपाध्यक्ष पूछ लेगा, उपाध्यक्ष भी कई कई पूछ देता है, लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा अनंत शयनम। कौन दोस्तों, अनंत शयनम है। तो ये चीज ध्यान देनी है, ये चीज याद रखिएगा। और अभी जो है 18वीं लोकसभा क्षेत्र चल रहा है, 18वीं लोकसभा, और इसका दोस्तों अध्यक्ष पूछेगा तो कौन हो जाएगा आपका, ओम बिरला। कौन दोस्तों, ओम बिरला हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है, तो राज्यसभा का उपसभापति होगा तो इसका निर्वाचन कौन करेगा, तो राज्यसभा का सदस्य करेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? देखिए प्रधानमंत्री बनने से पहले मोरारजी देसाई, याद रखिएगा दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह और बीपी सिंह, ये याद रखिएगा, यूपी के मुख्यमंत्री थे। चंद्रशेखर नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों कौन कौन था, तो याद रखिएगा, एक था दोस्तों नरेंद्र मोदी। अभी आपका जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी, ये भी दोस्तों कहाँ के थे, गुजरात के थे। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, इतना चीज आपको एकदम ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों एच डी देवगौड़ा थे। एच डी देवगौड़ा, याद रखिएगा दोस्तों, ये कहाँ का था, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था। तो ये 5 मुख्यमंत्री था जो कि भारत में जाके प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोला गया दोस्तों, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों का संख्या कब तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया, तो 2026। जब दोस्तों 42वां संविधान संशोधन आया था, तो उस समय दोस्तों लोकसभा और सदस्य राज्यसभा का सीटों का 2001 तक रखा गया था, जो कि अभी 84वां संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक मतलब संसद के सदस्य का कोई भी लोकसभा एवं राज्यसभा का मतलब विधानसभा का सीटों का मतलब कि इसमें बढ़ोतरी घटती नहीं कर सकता है 2026 तक। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। धन विधेयक की चर्चा संविधान के 100 अनुच्छेद 10 में की गई है, और ये दोस्तों याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति के द्वारा मतलब निर्वाचित होकर मतलब राष्ट्रपति इसको पुनः निर्वाचन के लिए नहीं लौटा सकता, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति ये अपना राष्ट्रपति के द्वारा पारित पहले होता है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, तो ये भी ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों का दोनों कथन आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है, तो ये हो जाएगा महान्यायवादी। क्या दोस्तों, महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, यह अनुच्छेद संविधान के 76 में वर्णन किया गया है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। और अभी आपका कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा आर वेंकट रमनी है। कौन दोस्तों, आर वेंकट रमनी है। तो ये चीज भी आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महान्यायवादी को किसी भी सदन अथवा उनकी समितियों में बोलने का अधिकार देता है? याद रखिएगा, भारत के जितने भी मतलब महान्यायवादी होते हैं, एक महान्यायवादी होते हैं दोस्तों, वो संसद के किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा वोट नहीं दे सकते हैं। तो ये दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 88 के क्लास 3 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा? देखिए महाधिवक्ता जिस तरह केंद्र में होता है महान्यायवादी, उसी तरह दोस्तों राज्य में होता है महाधिवक्ता, और महाधिवक्ता की चर्चा संविधान के 165 नंबर आर्टिकल में की गई है। इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत की गई, बिल्कुल ठीक। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, बिल्कुल ठीक है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर बना रहता है, नहीं दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा वो अपने पद पर दोस्तों, ये इसका नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल नहीं करते हैं, बल्कि कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, सॉरी राज्यपाल ही करते हैं दोस्तों, वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद प्रथम बना रहता है। ये बिल्कुल यहाँ का सभी कथन दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारण करता है? देखिए दोस्तों, भारत का एक सीएजी होगा, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, ये कौन होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन किया गया। लेकिन उसके कर्तव्यों को निर्धारण कौन करेगा, तो अनुच्छेद 149 करेगा। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत का दोस्तों अभी जो है याद रखिएगा कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू था, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों अभी इसका चेंज हुआ है, तो चेंज वाला नाम आपको एकदम आपको याद रख लेना है कि कौन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारत का राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से मित्र और गाइड के मार्गदर्शक होता है। तो ये दोस्तों कौन हो जाएगा, आपका लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति याद रखिएगा सीएजी का मित्र और गाइड होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और लोक लेखा समिति की चर्चा याद रखिएगा, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, जिसमें याद रखिएगा 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मिलान गलत है? गलत करना है, संचित निधि की चर्चा 267 में है, नहीं 266 में है। आकस्मिक निधि 267 में बिल्कुल ठीक है। विनियोग विधेयक दोस्तों 114 में की गई है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में किया गया है। यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के भाग 6 में संघीय न्यायालय का उल्लेख है, नहीं भाग 5 में संघीय न्यायालय है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यानी केवल 2 आपका सही है, इसमें 1 गलत हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के गठन की बात करता है? देखिए भारतीय संविधान की अगर उच्च न्यायालय की बात करेगा, तो ये दोस्तों कहाँ पे होता है, उच्च न्यायालय की संविधान 214 में आर्टिकल की गई है। लेकिन गठन का बात करेगा तो ये कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 216 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों क्या बोला गया, भारत का एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत सरकार के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986 में। क्या दोस्तों 1986 में किया गया? तो ये भी आपको ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था अपनाया था? तो ये दोस्तों 1993 में, ये हमने आपको टेस्ट में भी बहुत बार डिस्कस कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिवादित किया गया है? मतलब कि न्यायालयों की जांच करना कितने द्वारा प्रतिवादित किया गया? तो अनुच्छेद ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 122 के द्वारा। 127 में क्या बोला गया दोस्तों? तदर्थ न्यायालय। 125 में क्या बोला गया? जजों का वेतन। क्या दोस्तों? जज का वेतन। अनुच्छेद 29 में बोला गया कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय जारी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों किसका मिलान गलत है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों राज्यपाल से संबंधित संविधान में दिए गए हैं। तो राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न होगा 164 में नहीं 168 में किया गया है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत हो जाएगा। राज्यपाल का शपथ अनुच्छेद 160 में, राज्यपाल का क्षमादान 161 में। भारत का एक राज्यपाल होगा दोस्तों, ये संविधान के किस आर्टिकल में किया गया? 153 में। 154 में क्या बोला गया दोस्तों? याद रखिएगा, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्य में निहित होगी। अनुच्छेद 155 में क्या बोला गया कि राज्यपाल का नियुक्ति कौन करेगा? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करेगा। कौन दोस्तों? राष्ट्रपति करेगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। 155 में बोला गया, याद रखिएगा 155 हो गया। 156 में कार्यकाल हो गया दोस्तों। और 167 में जो बोला गया, मतलब कि बोल सकते हैं कि 167 में, मतलब सॉरी 157 में दोस्तों क्या बोला गया? 157 में बोला गया, यहाँ पर 157 में यह चीज बोला गया कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता रहनी चाहिए। तो ये राज्यपाल संबंधित है, तो इसको एकदम ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीट बोल रहा है। विधान परिषद की सीट कहां पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों कितना सीट है? तो याद रखिएगा 100 सीट है, तो ये हो जाएगा 3। कर्नाटक में दोस्तों कितना? 75 है। महाराष्ट्र में दोस्तों कितना? 78 है, तो ये हो जाएगा 4। बिहार में कितना है? 75 है, 5 हो जाएगा। उत्तर आंध्र प्रदेश में कितना है? 58 है, तो ये हो जाएगा 2। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? देखिए बात करिएगा दोस्तों यहाँ पर विधान परिषद। क्या दोस्तों? विधान परिषद की बात कर रहे हैं। तो विधान परिषद याद रखिएगा दोस्तों, इसकी चर्चा संविधान की बात करिएगा तो 169 और 171 में की गई है। 169 में दोस्तों इसका प्रावधान किया गया किस तरह गठन होगा, और 171 में बोला गया कि दोस्तों याद रखिएगा इसकी संरचना के बारे में। तो विधान परिषद भारत के दोस्तों याद रखिएगा कुल 6 राज्यों में ही है, सभी राज्यों में नहीं है। इसको याद करने का ट्रिक है तू भी मजा कर। क्या बोलिएगा? तू भी मजा कर, ये चीज ध्यान दीजिएगा। टी से हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना, यू से हो जाएगा दोस्तों क्या? उत्तर प्रदेश, बी एच आई से बिहार, एम से दोस्तों महाराष्ट्र, और दोस्तों ए से आंध्र प्रदेश, और के आर से कर्नाटक। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब विधान परिषद जो दोस्तों होता है ये विधानमंडल का अंग है। और दोस्तों इसको याद रखिएगा, कोरम की बात करेगा तो जितना भी कोरम होगा, चाहे लोकसभा का होगा, राज्यसभा का होगा, विधान परिषद का होगा, विधानसभा का, सबका दोस्तों 1/10। कोरम करने का मतलब हुआ कि कितना लोग वहां उपस्थित होगा जो कि आपको संसद या विधानमंडल अपना कार्य स्टार्ट करेगा। तो ये चीज बोला गया, तो 1/10 आपको कोरम जहां पर दिखे गणपूर्ति, तो उसको याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए राज्य के विधान परिषद के सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, राज्य का जब विधान परिषद होता है ये कई द्वारा चुने जाते हैं। जैसे एक होता है 1/3 दोस्तों, उसके बाद होता है 1/3, उसके बाद 1/6, उसके बाद दोस्तों 1/12 होता है, फिर 1/12 होता है। इस द्वारा प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है। तो 1/3 दोस्तों आपका हो जाएगा विधानसभा के द्वारा चुना जाएगा। 1/3 दोस्तों स्थानीय निकाय के द्वारा, जैसे नगर पालिका हो गया, पंचायती राज हो गया। 1/6 राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। 1/12 दोस्तों याद रखिएगा शिक्षक के द्वारा चुने जाते हैं। और 1/12 जो ये लास्ट वाला है, ये याद रखिएगा स्नातक पास होने वाले विद्यार्थियों के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर विधानसभा द्वारा जो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दोस्तों विधानसभा के बारे में बताया गया। तो विधानसभा की चर्चा संविधान के 169 नंबर आर्टिकल में, सॉरी 170 आर्टिकल में की गई है। यहाँ पर बोला गया राज्य विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत किया गया। नहीं, यही गलत हो जाएगा दोस्तों, 170 में किया गया। तो राज्य 171 में तो विधान परिषद की संरचना बोल रही है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, या विशेष परिस्थिति में राज्यपाल इसके द्वारा पूर्व विघटित कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है आपका। विधानसभा से निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है, तो ये भी ठीक है, यानी 2 और 3 आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर से क्या बोला गया, किसका मिलान गलत है? यहाँ पर विधानसभा सीट दिया गया है और राज्य दिया गया। पश्चिम बंगाल में कितना है दोस्तों? 292 नहीं 294 हो जाएगा, तो यही आपका गलत है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में 288 है, मध्य प्रदेश में 230 है, बिहार में दोस्तों 243 है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए ही आपका गलत था। ठीक है, चलिए
अगली प्रश्न को देखते हैं, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा? विधानसभा के सदस्य ही करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? देखिए दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर विधानसभा में भी होता है और लोकसभा में ही होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, प्रोटेम स्पीकर उसको बोलते हैं कि मान के चलिए जितने भी संसद सदस्य हैं दोस्तों जीत कर गए, उसको दोस्तों सबसे पहले याद रखिएगा, वहाँ का राष्ट्रपति एक दोस्तों वरिष्ठ मतलब वरिष्ठ नेता जो रहते हैं उसको दोस्तों प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो दोस्तों नियुक्त करते हैं, तो यहाँ पर से तो राइट आंसर हो जाएगा, नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो दोस्तों नियुक्त करते हैं उसमें वो दोस्तों प्रोटेम स्पीकर का कार्य रहता है सभी को दोस्तों याद रखिएगा आपको शपथ दिलाना। तो संसद का करता है कौन? राष्ट्रपति। और अगर राज्य में पूछेगा विधानसभा का कौन करता है, तो याद रखिएगा राज्यपाल करेगा। कौन दोस्तों? राज्य में राज्यपाल करेगा और केंद्र में राष्ट्रपति करेंगे। तो यहाँ से नियुक्ति करता है विधानसभा का बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कोई नहीं दिलाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वो पहले ही याद रखिएगा पहले ही विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ले लेते हैं। अध्यक्ष पद पर जाते हुए वो शपथ नहीं लेते हैं, शपथ ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है। तो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद पूछेगा तो ये हो जाएगा मुख्यमंत्री। क्या दोस्तों? मुख्यमंत्री। वहीं राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद पूछेगा तब आपका हो जाएगा पीएम। तो ये दोनों चीज को एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का बैठक का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। और इसका बोल रहा है कि मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा कौन? मुख्यमंत्री करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में केंद्र राष्ट्र संबंध और संघवाद प्रणाली की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा से। कहां से दोस्तों? कनाडा से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किस योजना पर की गई? 1935 के भारत शासन अधिनियम पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची का विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? तो अंतरराष्ट्रीय समझौता जब बोलेगा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय जब आएगा तो ये 253 हो जाएगा। और दोस्तों जब यहाँ पर बोलेगा अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय जब बोलेगा अंतरराज्यीय, तो याद रखिएगा दोस्तों अंतरराज्यीय कितना में होता है? 263 में। तो ये दोनों चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का स्थापना करता है। बिल्कुल ठीक। और इसका हेड कौन होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री होते हैं। पहली बार 1990 में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किया, अभी जो तुरंत हमने बताया, तो ये दोनों का दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन औसत है? नीति आयोग की स्थापना 2015 में मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत की गई। बिल्कुल ठीक है। और ये दोस्तों किसके स्थान पर आया था? तो याद रखिएगा योजना आयोग का नाम बदलकर क्या किया गया था? नीति आयोग 1 मार्च 2015 को। यह सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। बिल्कुल ठीक। यह जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये थिंक टैंक याद रखिएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री करता है। बिल्कुल ठीक है। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष गुलदारी लाल नंदा था। नहीं दोस्तों, ये कौन हो जाएगा? अरविंद पड़घड़िया। क्या दोस्तों? अरविंद पड़घड़िया हो जाएंगे। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। निर्वाचन आयोग का भाग 15 में वर्णन है। बिल्कुल ठीक है। निर्वाचन आयोग की चर्चा अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। बिल्कुल ठीक। यह 1993 में 3 सदस्यीय आयोग है। बिल्कुल ठीक। और निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से सभी का सभी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? देखिए आपातकाल के बारे में संबंधित यहाँ पर याद रखिएगा, भाग बोलिएगा तो भाग दोस्तों कितना में? 18 में। आपात उपबंध याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति 3 प्रकार के दोस्तों आपातकाल लागू कर सकते हैं। एक होते हैं दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि 352 में इसका चर्चा है। राज्य संवैधानिक आपातकाल, जिसको राजकीय आपातकाल बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन, ये दोस्तों 356 में है। और वित्तीय आपातकाल 360 में है। तो ये तीनों आपातकाल ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये इसका मौलिक अधिकार जो हनन होगा, ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया, जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? तो ये लॉर्ड रिपन हो जाएगा। क्या दोस्तों? लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार पर पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित किया? तो ये दोस्तों आपका कहा जाए राजस्थान का, वो दोस्तों राजस्थान का नागौर। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये कब हुआ था दोस्तों? 2 अक्टूबर 1859 को। कब दोस्तों? 2 अक्टूबर 1959 को। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किसका मिलान गलत है? अशोक मेहता समिति, एलवी संघवी समिति, 73वां संविधान संशोधन, बलवंत राय मेहता समिति। ये तीनों जो है दोस्तों याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। क्या दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है ये सब समिति। अशोक मेहता समिति 1970 इसने दोस्तों द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। एल एम संधवी 1986 बिल्कुल ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1993, इसमें दोस्तों कुल 29 विषय जोड़े गए थे। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में किया गया था, और इसने दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिया गया, जो कि अभी भी वर्तमान में लागू है। तो ये गलत था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान से माना जाता है? तो मिनी संविधान दोस्तों इसको किसको कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन द्वारा इस द्वारा दोस्तों कई प्रक्रिया किए गए। जैसे याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। ये सब दोस्तों किसमें किया गया? अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन 1976 का प्रावधान है, इसीलिए इसको दोस्तों लघु संविधान या मिनी संविधान बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? दिल्ली नेशनल कैपिटल 69वां संविधान संशोधन द्वारा बना था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये जो 61वां संविधान संशोधन है दोस्तों, इसमें दोस्तों याद रखिएगा 21 वर्ष से उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दिया वोट देने का, ठीक है? तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? ये हो जाएगा दोस्तों कौन? के एम मुंशी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी की शुरुआत भारत में कब हुई थी? जीएसटी की शुरुआत याद रखिएगा दोस्तों भारत में पूछेगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 जुलाई 2017 को हुआ था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और जीएसटी अपनाने वाला सबसे पहला देश अगर पूछेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस। लेकिन याद रखिएगा भारत में दोस्तों जो लाया गया जीएसटी, ये कहाँ से लाया गया? कनाडा के संविधान से कनाडा का जीएसटी लाया गया। और भारत में अगर पूछेगा सबसे प्रथम राज्य कौन था अपनाने वाला, तो वो आपका हो जाएगा असम। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और जीएसटी की चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में है? तो 200 दोस्तों याद रखिएगा 79 में है। और वही दोस्तों जीएसटी काउंसिल की बात करेगा दोस्तों, काउंसिल की बात करेगा, तो ये दोस्तों संविधान के 246 के ए में किया गया है। तो इतना चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों एक प्रकार का कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से दोस्तों आपका पॉलिटी दोस्तों समाप्त होता है। क्या दोस्तों? पॉलिटी समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे दोस्तों आपको ज्योग्राफी का चाहिए, हिस्ट्री का चाहिए, सभी का इसी तरह से हम दोस्तों आपको रिवीजन करा देंगे। अगर इस वीडियो को दोस्तों आप 2 से 3 बार देख लेते हैं, तो आपका पॉलिटी में एक अच्छा पकड़ हो जाएगा। और आपके उपज दोस्तों याद रखिएगा, जब पकड़ हो जाएगा तो आप दोस्तों एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग दूसरे मैराथन में। जय हिंद, जय भारत।